100 ml of aqueous solution of glucose, 100 ml of aqueous solution of glucose with osmotic pressure 1.2 atmosphere, 100 ml of aqueous solution of glucose with osmotic pressure 1.2 atmosphere and 25 degrees centigrade is mixed with 300 ml of aqueous solution of urea, mixed with 300 ml of aqueous solution of urea with osmotic pressure 2.4 atmosphere at 25 degrees centigrade. With 2.4 atmosphere with osmotic pressure 2.4 atmosphere at 25 degrees centigrade. Calculate the osmotic pressure of the resultant solution. Calculate the osmotic pressure of the resultant solution. देखो osmotic pressure पे ये जो दो सवाल मैंने दिए, ये दोनों एक तरीके का अच्छा सवाल है। एक तो सिंपल टाइप का सवाल बनेगा जिसमें सीधे आप पाई इज इक्वल टू CRT लगाओगे कि C निकालना पड़ेगा, मोलारिटी निकालो, मोलारिटी निकाल के पाई इक्वल टू CRT, R का वैल्यू 0.082 और टेम्परेचर इन केल्विन, C मोलारिटी में, पाई निकल जाएगा एटमॉस्फेयर में ऑस्मोटिक प्रेशर। ये मिक्सिंग वाला सवाल इंपॉर्टेंट है, इसमें हम लोग आइडियल गैस का कंसेप्ट को लगाएंगे। ठीक, चलो ट्राई करना शुरू करो। फर्स्ट क्वेश्चन, पहला सवाल जो दिए, द सोल्यूशन ऑफ अ नॉन वोलेटाइल सोल्यूट इन वाटर फ्रीजेस एट 0.3 डिग्री सेंटीग्रेड। एक सोल्यूशन है जिसका फ्रीजिंग पॉइंट -0.3 डिग्री सेंटीग्रेड है। सोल्यूशन का फ्रीजिंग पॉइंट -0.3 डिग्री सेंटीग्रेड है। वेपर प्रेशर ऑफ प्योर वाटर एट 298 केल्विन, vapor pressure at 298 Kelvin for water, this is given 23.5 mm Hg, 23.5 mm Hg. Kf of water is 1.86, Kf of water is 1.86. Calculate the vapor pressure of the solution. Vapor pressure of the solution जो दे रखा है उसका vapor pressure क्या होगा। तो हम लोग ये डिस्कशन अब तक जो भी कर रहे हैं ये मानकर चल रहे हैं कि नॉन वोलेटाइल सोल्यूट है और वो नॉन वोलेटाइल सोल्यूट सोल्यूशन में ना तो डिसोसिएट होता है ना ही एसोसिएट होता है। क्लियर? इसके बाद हम लोग आज डिस्कस करेंगे जो एसोसिएट और डिसोसिएट होगा। बहुत सिंपल सा चीज है, उसमें कोई बहुत बड़ा चीज नहीं। कैसे करेंगे सॉल्व? सबसे पहले तो चूंकि ये एक्वस सोल्यूशन है तो एक्वस सोल्यूशन का प्योर सॉल्वेंट क्या होगा? वाटर ही होगा ना प्योर सॉल्वेंट। और प्योर सॉल्वेंट का फ्रीजिंग पॉइंट कितना होता है? 0 डिग्री सेंटीग्रेड। और अगर इस सोल्यूशन का फ्रीजिंग पॉइंट 0.3 नेगेटिव है तो डेल्टा TF कितना होगा? डेल्टा TF 0.3 होगा। तो सबसे पहले तो हम लोग इस सवाल में डेल्टा TF निकाल लेंगे। डेल्टा TF विल बी 0.3 डिग्री सेंटीग्रेड। यस और नो? एंड दिस डेल्टा TF विल बी इक्वल टू KF इंटू M कर दिए ताकि हमको मोलालिटी पता चल जाए। इसका मोलालिटी, इस सोल्यूशन का मोलालिटी हो जाएगा 0.3 अपॉन 1.86। अब इसी सोल्यूशन का वेपर प्रेशर पूछ रहा है 298 केल्विन पे। तो वाटर और ये सोल्यूशन, अब ये फ्रीजिंग पॉइंट हटा दो। जैसे मान लो ये वाटर है, वाटर को रखे 278 पे प्योर सॉल्वेंट और उसी का सोल्यूशन को रखे सेम 298 पे। सोल्यूशन को भी रखे 298 केल्विन पे। बोल रहा है कि वेपर प्रेशर ऑफ द सोल्यूशन बताओ 298 केल्विन। अब इसमें हम लोग लगा देंगे रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। हम लोग फॉर्मूला पढ़े P0 माइनस P अपॉन P0 इज एक्स ऑफ सोल्यूट, और एक और फॉर्मूला पढ़े P0 माइनस P अपॉन P इज मोलालिटी इंटू मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्वेंट इन किलोग्राम। तो मोलालिटी चूंकि निकाल चुके हो सोल्यूशन का, मोलालिटी तो टेम्परेचर के हिसाब से कभी चेंज करता नहीं है। मोलालिटी इज इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर बिकॉज इट इज मास अपॉन मास। डायरेक्टली इस सोल्यूशन का मोलालिटी 0.3 अपॉन 86। P0 298 पे प्योर का कितना दे रखा है? 23.5।
P naught minus of P upon P will be equal to molality 0.3 upon 1.86 into molecular weight of the solvent in kilogram. वाटर का मॉलिकुलर वेट 18 ग्राम में, लेकिन किलोग्राम में 0.018। उस इक्वेशन को सॉल्व करके P निकाल लेंगे, यही P हमारा आंसर होगा। समझ में आ रहा? छोटे छोटे सवाल ही फ्रेम होते हैं इस टॉपिक में, कोई बहुत बड़ा सवाल नहीं। क्लियर है? अगला सवाल ट्राई करो। अगला सवाल कौन सा है? हाउ मच ऑफ इथेनॉल शुड बी एडेड टू 1 liter of water? How much of ethanol to be added in 1 liter of water so that it will not freeze at minus 20 degrees centigrade? वाटर का फ्रीजिंग पॉइंट हमें पता है 0 डिग्री सेंटीग्रेड। इस वाटर में हम लोग क्या मिला रहे हैं? इथेनॉल मिला रहे हैं। मान लेते हैं x ग्राम मिला दिए, यही x हमारा आंसर होगा। वाटर में इथेनॉल बना के हमने एक सोल्यूशन तैयार किया, और ये सोल्यूशन -20 डिग्री सेंटीग्रेड पे भी फ्रीज नहीं होना चाहिए। तो तुम खुद सोचो कि जब कोई लिक्विड का फ्रीजिंग पॉइंट हम लोग कहते हैं तो क्या वो फ्रीज हो जाता है उस टेम्परेचर पे? वो फ्रीज तो नहीं होता है ना, इट विल जस्ट स्टार्ट फ्रीजिंग कहते हैं कि नहीं? कितना इथेनॉल मिलाया जाए ताकि ये सोल्यूशन जो है वो -20 डिग्री सेंटीग्रेड तक फ्रीज ना हो, मतलब इनडायरेक्टली इसका फ्रीजिंग पॉइंट -20 डिग्री सेंटीग्रेड हो जाए। अगर इस सोल्यूशन का फ्रीजिंग पॉइंट -20 डिग्री सेंटीग्रेड है तो ये -20 डिग्री सेंटीग्रेड तक इसका फ्रीजिंग स्टार्ट नहीं होगा, इट विल जस्ट स्टार्ट फ्रीजिंग एट -20 डिग्री सेंटीग्रेड। मीनिंग समझ में आया? लैंग्वेज समझ में आ रहा सवाल का? सच दैट इट विल नॉट फ्रीज एट -20 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है भाई, तो उसका फ्रीजिंग पॉइंट -20 डिग्री सेंटीग्रेड होगा। तो डेल्टा टीएफ कितना हो गया इसमें? डेल्टा टीएफ हो गया 20 KF इंटू एम, सीधा यहां भी लगाएंगे। डेल्टा टीएफ विल बी इक्वल टू KF इंटू एम। डेल्टा टीएफ लिए 20, KF दे रखा 1.86, इससे निकल गया मोलालिटी। मोलालिटी निकल 20 अपॉन 1.86। ठीक, 1 लीटर वाटर का मतलब ही है 1 kg वाटर, बिकॉज इट इज 1 ग्राम पर ml। डेंसिटी ऑफ वाटर इज ऑलवेज 1 ग्राम पर ml। 1 kg वाटर, 1 kg वाटर में हम लोग जितना भी मोल मिलाएंगे इथेनॉल का वो मोलालिटी हो जाएगा, क्योंकि पर केजी सॉल्वेंट मोल प्रेजेंट इज ऑलवेज कॉल्ड एज मोलालिटी। तो मान लेते कि x ग्राम मिला है तो x डिवाइडेड बाय कितना? 24, 630 एंड 16 46। x बाई 46 कर दिए तो ये क्या बन गया? मोल। इतना मोल 1 kg के साथ है तो यही मोलालिटी है। अगर यही मोलालिटी है तो सीधे x अपॉन 46 सॉल्व करो, x निकालो आंसर। क्लियर? तीसरा सवाल कौन सा है? ये भी हम बता रखे थे आपको पिछले क्लास में कि एक सोल्यूशन को एक टेम्परेचर तक कूल किया जाएगा तो उसका सॉल्वेंट जो है वो फ्रीज आउट होगा। और क्या बताए थे? जिस टेम्परेचर तक कूल किया जाएगा उस टेम्परेचर पे इक्विलिब्रियम आएगा और वही टेम्परेचर बचे हुए सोल्यूशन का फ्रीजिंग पॉइंट कहलाएगा। कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ आइस दैट विल सेपरेट आउट ऑन कूलिंग अ सोल्यूशन कंटेनिंग 50 ग्राम ऑफ इथिलीन ग्लाइकॉल इन 200 ग्राम ऑफ वाटर। एक सोल्यूशन है जिसमें 50 ग्राम इथिलीन ग्लाइकॉल प्लस 200 ग्राम वाटर, इस सोल्यूशन को कूल किया गया। कब तक?
-9.3 डिग्री सेंटीग्रेड तक इट इज कूल्ड अप टू -9.3 डिग्री सेंटीग्रेड। तो हम लोग ऑब्जर्व किए कि कुछ इथेनॉल सॉलिड जो है वो फ्रीज आउट हो गया है, लेकिन ऐसा थोड़ी है कि पूरा सोल्यूशन खत्म हो गया है, कुछ सोल्यूशन बचेगा। ठीक वो -9.3 डिग्री सेंटीग्रेड पे सिचुएशन इमेजिन करो कि जितना सेपरेशन होना था सॉलिड का वो हो चुका है, अब सेपरेशन रुक गया है -9.3 डिग्री सेंटीग्रेड पे। कुछ सोल्यूशन भी बचा है और कुछ सॉलिड इथिलीन, कुछ सॉलिड वाटर, आइस भी सेपरेट हो चुका है। फ्रीजिंग सेपरेशन रुक गया। सेपरेशन क्यों रुका? इक्विलिब्रियम आया इसलिए सेपरेशन रुका, है कि नहीं? अगर इक्विलिब्रियम आया और सेपरेशन रुक चुका है तो वो टेम्परेचर को हम बोलेंगे कि ये टेम्परेचर इस बचे हुए सोल्यूशन का फ्रीजिंग पॉइंट है। यस और नो? सवाल पूछ रहा है कैलकुलेट द अमाउंट, केएफ दे रखा है। क्लियर है? तो ये सोल्यूशन भी तो एक्वस सोल्यूशन ही है। 50 ग्राम इथिलीन ग्लाइकॉल था तो इसमें भी अभी भी 50 ग्राम इथिलीन ग्लाइकॉल ही होगा, क्योंकि इथिलीन ग्लाइकॉल सॉल्यूट है और सॉल्यूट कभी भी सॉलिड में नहीं आता। लेकिन चूंकि वाटर सॉल्वेंट आइस के रूप में फ्रीज आउट हुआ होगा, अब ये सोल्यूशन कुछ x ग्राम वाटर इसमें प्रेजेंट है। कितना मास ऑफ आइस सेपरेट हुआ? 200 माइनस x, यही आंसर है मेरा। टारगेट है x निकालने का। तो अब इस सोल्यूशन का फ्रीजिंग पॉइंट कितना हो गया? -9.3। वाटर का फ्रीजिंग पॉइंट कितना होता है? 0 डिग्री सेंटीग्रेड। तो इस सोल्यूशन का डेल्टा टीएफ कितना आया? 9.3। दैट विल बी इक्वल टू केएफ, दैट इज 1.86 इंटू m। इस सोल्यूशन की मोलालिटी मिलेगी हमें, m विल बी इक्वल टू 9.3 अपॉन 1.86। ये सोल्यूशन का मोलालिटी पता चल गया। ठीक है, हम लोग इस सोल्यूशन का मोलालिटी निकालेंगे x के टर्म्स में। कितना मोल है इथिलीन ग्लाइकॉल? इथिलीन ग्लाइकॉल होता है CH2OH, CH2OH। तो ये हो गया 24, 4 28, 30 और 32 62 से डिवाइड कर दो, इतना मोल्स हो गए। x gram water is having 50 upon 62 moles, therefore 1000 gram water will have how much? 50 upon 60 into 1 upon x into 1000। समझ में आ रहा? ये निकल गया मोलालिटी। ये मोलालिटी को बराबर कर देंगे 50 अपॉन 60 इंटू 1 अपॉन x इंटू 10 की पावर 3। सॉल्व करके x निकालेंगे और 200 माइनस x आंसर। समझ में आ रहा है? क्लियर है? ये तीसरा सवाल क्लियर? यस सर। चलो ठीक है। और इसका सेकंड बिट भी बताएं क्या? इस सोल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा? तो जब मोलालिटी पता ही चल गया तो डेल्टा टी भी निकाल लो इसका। डेल्टा टीबी विल बी इक्वल टू के भी दे रखा 0.56 इंटू m इज 9.3 अपॉन 1.86। डेल्टा टीबी जो वैल्यू आया इसको 100 पे जोड़ देना, क्योंकि प्योर सॉल्वेंट का बॉइलिंग पॉइंट 100 है। तो 100 प्लस डेल्टा टीबी विल बिकम द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सोल्यूशन, है कि नहीं है? इंटू 9.3 डिवाइडेड बाई 1.86 2.8। ये जो वैल्यू आएगा ये आएगा 2.8 डेल्टा टीएफ। सो बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द सोल्यूशन विल बिकम 102.8 डिग्री सेंटीग्रेड। यही बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द सोल्यूशन हो जाएगा। क्लियर? अगला सवाल अच्छा सवाल है। सेम टाइप का ही सवाल है, जैसे यहां पर आइस सेपरेट हुआ, यहां पर सॉलिड बेंजीन सेपरेट हो रहा है। सवाल को मैं लिख दे रहा हूं। अ सोल्यूशन कंप्राइजिंग ऑफ, अ सोल्यूशन विच इज कंप्राइजिंग, एक सोल्यूशन है हमारे पास
जो कि 0.1 मोल इसमें नैप्थलीन है, 0.1 मोल नैप्थलीन एंड 0.9 मोल बेंजीन, 0.9 मोल बेंजीन. It was cooled up to a certain temperature. It was cooled up to a certain temperature, cooled up to temperature T. एक पर्टिकुलर टेम्परेचर T तक कूल किया गया, जो कि टेम्परेचर नहीं दे रखा है. तो हम लोग ये पाए कि कुछ सॉलिड बेंजीन सेपरेट हो गया, कुछ सॉलिड बेंजीन सेपरेट हो गया. द सोल्यूशन वॉज देन रिमूव्ड. इस पूरे सोल्यूशन को हम निकाल के एक बीकर में ले लिए, रिमूव्ड फ्रॉम द सॉलिड, and it was warmed up to temperature 353 Kelvin, where the vapor pressure of the solution, यहां का वेपर प्रेशर पता चला 670 टॉर है, 670 टॉर है. सबसे पहले एक सोल्यूशन को हम लोग T टेम्परेचर तक कूल किए ताकि कुछ सॉलिड बेंजीन सेपरेट हो गया. जब सेपरेशन रुक गया तो इसी सोल्यूशन जो बचा हुआ है उसको निकाले बीकर में, 353 केल्विन मेंटेन किए और वेपर प्रेशर हम लोग पता किए, तो आया 670 टॉर. द फ्रीजिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट ऑफ प्योर बेंजीन TF स्टार दे रखा है 278.5 और TB स्टार दे रखा है 353 केल्विन. डेल्टा H फ्यूजन दे रखा है, डेल्टा H फ्यूजन दे रखा है 10.67 किलो जूल पर मोल, किलो जूल पर मोल. कैलकुलेट द टेम्परेचर T to which it was cooled and the mass of the solid benzene which was freezes out. Mass of the solid benzene which got freezes out. तो सब लग जाएगा इसमें, है कि नहीं? तो सबसे पहले तो डेल्टा H फ्यूजन देख के तुरंत दिमाग में आना चाहिए कि KF निकलेगा. KF का वैल्यू R, देख वैल्यू कैसे बिठा रहे, R TF स्टार का स्क्वायर 278.5 का स्क्वायर, R TF स्टार स्क्वायर इंटू मॉलिकुलर वेट ऑफ द सॉल्वेंट इन केजी. सॉल्वेंट कौन है? बेंजीन. इसका मॉलिकुलर वेट होता 78 ग्राम, लेकिन मॉलिकुलर वेट इन किलोग्राम कितना हो जाएगा? 0.078 डिवाइडेड बाय डेल्टा H फ्यूजन 10.67 इंटू 10 का पावर 3 जूल पर मोल. क्योंकि ऊपर जूल है तो नीचे भी जूल, ऊपर कैलोरी नीचे भी कैलोरी. KF निकला, KF पता चल गया. मान लेते इसको हम अल्फा, अल्फा वैल्यू निकल गया है. क्लियर? जब हम लोग इस सोल्यूशन को जब कूल किए तो 0.1 नैप्थलीन 0.1 ही रह जाएगा, क्योंकि सॉल्वेंट हमेशा सेपरेट होता है. लेकिन कुछ मोल बेंजीन सेपरेट हो गया और इसमें मान लेते हैं कि N मोल बेंजीन बच गया है, N. तो मेरा आंसर M क्या हो जाएगा? M हो जाएगा 0.9 माइनस N मल्टीप्लाइड बाई 78 ग्राम. कितना सॉलिड बेंजीन फ्रीज आउट हुआ? तो 0.9 मोल था, N मोल बच गया सोल्यूशन में, तो सेपरेट कितना मोल हुआ? 0.9 माइनस N इंटू 78 ग्राम. दैट इज द मास ऑफ सॉलिड बेंजीन विच हैज फ्रीजेज आउट. समझ में आ रहा है? क्लियर? अब इसी सोल्यूशन को हम लोग, अब ये तो समझ में आ रहा है ना कि ये जो T है यही TF ऑफ द सोल्यूशन है. कौन सा सोल्यूशन? ये सोल्यूशन. क्लियर? डेल्टा TF, डेल्टा TF कितना? तो फ्रीजिंग पॉइंट प्योर का दे रखा है 278.5 और ये फ्रीजिंग पॉइंट जो होगा वो कम होगा, वो कम होगा ना. तो हम लोग लिख सकते हैं 278.5 माइनस ऑफ T. इस सोल्यूशन के लिए डेल्टा TF कितना? तो प्योर बेंजीन का फ्रीजिंग पॉइंट 278.5, इस सोल्यूशन का फ्रीजिंग पॉइंट वही टेम्परेचर जहां तक ये कूल किया गया था, ये डेल्टा TF हो गया. दैट विल बी इक्वल टू KF इंटू मोलालिटी, KF इंटू मोलालिटी. हम लोग KF निकाल चुके हैं, अल्फा इंटू मोलालिटी. अब मेरा टारगेट है मोलालिटी निकलना. मोलालिटी यहां हो या यहां हो, सेम. मोलालिटी इज अ टेम्परेचर इंडिपेंडेंट टर्म. हम लोग यहां निकालेंगे मोलालिटी. अगर इस सोल्यूशन का वेपर प्रेशर 670 है तो बगल में ही इसका सॉल्वेंट को इमेजिन किए. सॉल्वेंट कौन है? बेंजीन.
बेंजीन को 353 केल्विन पे ही रखना पड़ेगा क्योंकि सोल्यूशन 353 पे है और 353 दे रखा है कि बेंजीन का वो बॉइलिंग पॉइंट है। तो अगर बेंजीन का 353 बॉइलिंग पॉइंट है तो यहां पी नॉट का वैल्यू कितना हो गया? 760 हो गया। रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर लगाएंगे 760 माइनस ऑफ 670 डिवाइडेड बाय 670 इज मोलालिटी मल्टीप्लाइड बाय मॉलिक्यूलर वेट ऑफ द सॉल्वेंट इन किलोग्राम। मोलालिटी पता चल गया सोल्यूशन का, यही मोलालिटी इस सोल्यूशन का भी है। मोलालिटी बिठाओ, टी निकालो, पता चल जाएगा कि किस टेम्परेचर टी तक कूल किया गया था। और जब मोलालिटी पता चल गया तो एन भी पता चल जाएगा। समझ में आ रहा है? क्योंकि n मल्टीप्लाइड बाई 78 ग्राम डिवाइडेड बाई 1000 किलोग्राम, तो मोल्स ऑफ सल्यूट डिवाइडेड बाई मास ऑफ सॉल्वेंट इन किलोग्राम मोलालिटी होता है। तो 0.1 अपॉन 78 n अपॉन 1000, दिस इज मोलालिटी। मोलालिटी निकला तो यहां बिठाओ तो n भी पता चल जाएगा। n पता चल गया तो मास सेपरेटेड पता चला, और मोलालिटी अगर पता चल गई तो टी भी निकल जाएगा। क्लियर एवरीवन? हंड्रेड ml ईच, W/V% स्ट्रेंथ दे रखा 1.5 यूरिया का और 3.4 टू W/V% शुगर। दोनों को मिक्स करने के बाद एक रिजल्टेंट सोल्यूशन आया। उस रिजल्टेंट सोल्यूशन का आपको ऑस्मोटिक प्रेशर बताना है। क्लियर? ऑस्मोटिक प्रेशर बिहेव्स पैरेलल टू आइडियल गैस प्रेशर, है कि नहीं? अगर दो गैस है, दो गैस को मिक्स कर दिए तो जो टोटल प्रेशर आएगा वो किसके बराबर आएगा? पार्शियल प्रेशर का सम, है कि नहीं? सेम चीज हम लोग यहां पर भी करेंगे। यहां पर भी निकालेंगे पार्शियल ऑस्मोटिक प्रेशर शुगर का, पार्शियल ऑस्मोटिक प्रेशर यूरिया का, और दोनों का पार्शियल ऑस्मोटिक प्रेशर को जोड़ देंगे तो निकल जाएगा पाई रिजल्टेंट, द टोटल ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ द सोल्यूशन। समझ में आ रहा है? लेकिन हम पार्शियल ऑस्मोटिक प्रेशर निकालेंगे रिजल्टेंट सोल्यूशन में, यहां नहीं। तो ये जैसे ही इन दोनों को मिक्स करेंगे इसका कंसंट्रेशन यहां चेंज कर जाएगा। क्या यहां की मोलारिटी और यहां की मोलारिटी बराबर होगी दोनों यूरिया में? गेट द रिजल्टेंट कंसंट्रेशन। कैसे निकालेंगे रिजल्टेंट कंसंट्रेशन? बाय द हेल्प ऑफ दैट। W/V% से क्या समझते हो? W/V% से हम ये समझते हैं कि 100 ml सोल्यूशन में 1.5 ग्राम यूरिया है। ऑब्वियसली हम लोग 100 ml ही लिए हैं। 1.5 ग्राम यूरिया है। कितना मोल यूरिया है? 1.5 by 60 मोल्स ऑफ यूरिया है। ठीक है? सेम यहां पर भी 100 ml में 3.42 ग्राम शुगर है। कितना मोल शुगर है? 3.42 डिवाइडेड बाई 342 मॉलिक्यूलर वेट होता शुगर का, इतना मोल्स शुगर है। अब अगर हम दोनों को मिक्स कर दिए, 100 ही लिए, दोनों को मिक्स कर दिए तो इस रिजल्टेंट सोल्यूशन में 1.5 by 60 मोल्स ऑफ यूरिया आ गया।
और इसी सोल्यूशन में 3.42 अपॉन 342 मोल्स ऑफ शुगर आ गया। मोल्स पता चल रहा है। समझ में आ रहा है? दो तरीका है करने का। अगर दोनों गैस के मोल पता चल गए तो टोटल मोल्स कितना हो गया, दोनों को जोड़ दो और पीवी इक्वल टू एनआरटी या पाई वी इक्वल टू एनआरटी में लगा दो, है कि नहीं? पाई रिजल्टेंट इंटू वी रिजल्टेंट विल बी इक्वल टू एन रिजल्टेंट इंटू आर इंटू टी 20 डिग्री सेंटीग्रेड 293। आंसर ठीक है। दूसरा तरीका, हम इस गैस का पार्शियल प्रेशर निकालेंगे। जो गैस बोल रहे समझ में आ रहा? इस सोल्यूशन का पार्शियल ऑस्मोटिक प्रेशर निकालेंगे। उसके लिए मेरे को इसका कंसंट्रेशन चाहिए। तो 200 ml कंटेन्स दिस मेनी मोल, सो 1000 ml विल कंटेन हाउ मेनी मोल? समझ में आ रहा है ना? 200 ml contains this many mole, so 1000 ml will contain how many mole? इसका C1 कितना निकल जाएगा? 1.5 by 60 divided by 200 into 1000, that is 5। ठीक। उसी तरह C2 कितना निकलेगा? 200 ml contains 0.01, so 1000 ml will contain 0.01 multiplied by 5। Okay, I can calculate pi 1 CRT 1.5 by 60 into RT, pi 2 0.01 into 5 into RT, दोनों को जोड़ दो, यही पाई रिजल्टेंट है। हाँ, एक मिनट यहां पर ना 1000 से डिवाइड करना है। हाँ बोलो। पहले वाली सोल्यूशन की मोलारिटी निकाल लिए, दूसरे वाली की निकाल लिए, दोनों को फिर आधा आधा कर दिए, उसके बाद निकाल लिए। वही तो, जब M1 M2 निकल गया तो जब भी इक्वल वॉल्यूम मिलाया जाता है ना तो रिजल्टेंट हो जाता है M1/2 और दूसरे का हो जाएगा M2/2। वही चीज है ना, तो V1 V2 बराबर है, तो M1/2 प्लस M2/2 वही चीज है। पाई 1 पाई 2 भी तो निकाला गया। समझ में आ रहा है? या तो आप दोनों का इंडिविजुअली मोलारिटी निकाल लें, दोनों का अलग अलग पार्शियल ऑस्मोटिक प्रेशर निकाल लें, कहां? इसी सोल्यूशन में, और दोनों को जोड़ दें, पाई रिजल्टेंट आ जाएगा। सम ऑफ द पार्शियल ऑस्मोटिक प्रेशर इज ऑलवेज टोटल ऑस्मोटिक प्रेशर। या बिल्कुल गैस की तरह सोचो, टोटल वॉल्यूम ऑफ द गैस 200 ml या 200 by 1000 लीटर, टोटल मोल्स ऑफ द गैस दिस प्लस दिस, पाई वी इज इक्वल टू एनआरटी। इससे जो निकलेगा पाई आर और इससे जो निकलेगा पाई आर, दोनों सेम है। 200 ml में उतना मोल, तो 1000 ml में कितना मोल? तो बाई 200 इंटू 1000 5। अगला सवाल ही बढ़िया है, चाहो तो उसको लेंदी मेथड से कर लो। चलो हम तुमको सबसे पहले लेंदी मेथड बताएंगे और उसके बाद शॉर्ट। 100 ml ग्लूकोज 1.2 atmosphere, then the next is 300 ml यूरिया 2.4 atmosphere, दोनों का टेम्परेचर 25 डिग्री सेंटीग्रेड 25 डिग्री सेंटीग्रेड, दोनों को मिक्स कर दिए, रिजल्टेंट सोल्यूशन विल बिकम 400 ml। व्हाट इज द पाई आर? और ये भी 25 डिग्री सेंटीग्रेड पे। लेंदी मेथड कहता है कि यहां पे आप निकालिए C1, पाई इज इक्वल टू CRT, पाई इज इक्वल टू CRT। पाई दे रखा है, टेम्परेचर दे रखा है 298, तो C1 निकल गया। पाई इज इक्वल टू C2RT, यहां पर निकल गया C2।
जब दोनों की मोलारिटी पता चल गई तो यहां पे मोल्स पता चल जाएगा ग्लूकोज का, क्योंकि मोलारिटी इंटू वॉल्यूम मिलीमोल डिवाइडेड बाई 1000 मोल। ग्लूकोज का मोल पता चल गया, यूरिया का मोल पता चल गया, बाकी आगे वही सवाल है। यहां मोल पता चल गया, वॉल्यूम है, निकल गया, इतना कैलकुलेशन। अगर हम गैस के कंसेप्ट से सोचें कि यार इधर एक गैस रखा हुआ है, इधर एक 300 ml का गैस रखा हुआ है, इस गैस का प्रेशर P1 है, इस गैस का प्रेशर P2 है, दोनों को मिक्स किया जा रहा है, टेम्परेचर कांस्टेंट है, टेम्परेचर कांस्टेंट है, एंड द फाइनल वॉल्यूम ऑफ द गैस इज 400 ml। समझ में आ रहा? तो अगर इस गैस का प्रेशर 1.2 यहां पर है, तो उसी गैस का प्रेशर यहां पर कितना होगा? P1 V1 P2 V2। टेम्परेचर कांस्टेंट, मोल कांस्टेंट, बॉयल्स लॉ लगाएंगे, प्रेशर ऑफ P1 V1 इज इक्वल टू P2 V2। किस पे लगा रहे हैं हम? ग्लूकोज वाले पे। ध्यान रखना, P1 और V1 कितना है? चलो रहने दो। P2 मुझे चाहिए और V2 कितना है फाइनल? V1 प्लस V2 बोलेंगे ना? ये तो बॉयल्स लॉ चलो लगा रहे हैं, लेकिन अभी देखो वो अगर P1 V1 है और फाइनल वॉल्यूम को हम V2 बोल रहे हैं, तो V2 क्या है? 100 प्लस 300 400 ही तो है। यहां से निकल गया P2 मतलब कि प्रेशर ऑफ द ग्लूकोज निकल गया P1 V1 अपॉन V1 प्लस V2। क्लियर? क्लियर? उसी तरीके से अगर हम यूरिया के बारे में सोचेंगे तो वहां भी P1 V1 P2 V2 लगाएंगे, तो इसका निकल जाएगा आपका, चलो इसको हम थोड़ा चेंज कर देते हैं, वैल्यू बेटा कितना आ रहा है? P1 कितना है? 1.2, V1 कितना है? 100 डिवाइडेड बाय 400। ये निकल गया पार्शियल प्रेशर, पार्शियल ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ ग्लूकोज हियर। क्लियर है? उसी तरीके से हम लोग पार्शियल ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ यूरिया भी निकाल सकते। तो इसका भी P1 V1 डिवाइडेड बाई V2 होगा। P1 V1 कितना है? इसका 2.4 इंटू 300 डिवाइडेड बाई 400। दोनों पार्शियल प्रेशर को जो टोटल प्रेशर निकल गया। पाई रिजल्टेंट विल बी इक्वल टू 1.2 इंटू 100 अपॉन 400 प्लस 2.4 इंटू 300 अपॉन 400। अल्टीमेटली द रिलेशन कम्स पाई रिजल्टेंट इंटू V1 प्लस V2 विल बी इक्वल टू P1 V1 प्लस P2 V2। ये 400 इधर जाएगा तो ये V1 प्लस V2 ही तो है। समझ में आ रहा है? तो ये वाला तरीका कैलकुलेशन का आसान है और इससे भी वही आंसर आएगा। क्लियर एवरीवन? इधर कॉपी कर लिए। Colligative property for those solute which associates and dissociate. पहले इसको समझ लो, बहुत ही इजी है, कोई बहुत बड़ा चीज नहीं है। सेम फॉर्मूला हम लोग इस्तेमाल करेंगे, जो चारों फॉर्मूला निकाले हैं, चारों फॉर्मूला यहां भी वैलिड है, लेकिन थोड़ा सा इसमें अलर्ट रहना है। अगर सॉलिड एसोसिएट और डिसोसिएट कर रहा है तो एनीवे नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल बढ़ेगा या घटेगा। कहने का मतलब, अगर कोई सॉल्यूट डिसोसिएट या एसोसिएट कर रहा है तो जो मोल्स उसके लिए गए थे शुरू में, वो मोल फाइनल मोल ऑफ पार्टिकल्स नहीं होगा सॉल्यूशन में, या तो घट जाएगा या तो बढ़ जाएगा। वेरी सिंपल। जैसे मान लो कि हम तुमसे बोले कि ये 1 kg ऑफ वाटर है, इस 1 kg ऑफ वाटर में हमने 1 मोल NaCl लिया, 1 मोल NaCl लिया।
अगर आपको क्लियर पता है कि सॉल्यूशन में क्या हुआ, तब तो जो हम लोग अब तक पढ़ते आए हैं वही चीज हम लोग लगाएंगे, कोई नया चीज नहीं है। जैसे मेरे को पता है कि अरे ये वाटर में जाते ही 100% डिसोसिएट हो जाएगा, तो यहां पर जो मोलालिटी 1 बोलना गलत होगा, क्योंकि कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी इज डिपेंडेंट ऑन द टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स ऑफ द सोल्यूट। 1 मोल NaCl बेसिकली हो जाएगा 1 kg सॉल्वेंट वाटर में 2 मोल्स ऑफ द पार्टिकल, दैट इज Na प्लस एंड Cl माइनस के 2 मोल हो जाएंगे। आप चाहो तो डेल्टा TF इक्वल टू KF इंटू 2 लिखो, या डेल्टा TV इक्वल टू KB इंटू 2 लिखो। मोलालिटी 2 है। अगर हमें एक्चुअल मोलालिटी पता चल गई तो फिर इस टॉपिक का कोई जरूरत नहीं है। समझ में आ रहा? इस टॉपिक का जरूरत कहां पड़ेगा? जहां मेरे को परसेंट डिसोसिएशन पता ही नहीं है। जो आयनिक सॉलिड 100% डिसोसिएट कर रहा है वहां तो हम हमेशा कैलकुलेट कर लेंगे कि कितना मोलालिटी और कितना फाइनल मोलालिटी। लेकिन मान लो कोई 63% आयनाइज करता है, हमको पता ही नहीं है, तो वहां तो गड़बड़ हो जाएगा ना। जिसका डिसोसिएशन का परसेंटेज हमको नहीं पता है तो वहां हम कैसे पता करेंगे कि यार कितना एक्चुअल मोलालिटी हुआ? आर गेटिंग माय पॉइंट? तो हम लोग उस केस में क्या करते हैं कि सबसे पहले थ्योरेटिकल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी कैलकुलेट करते हैं। कैलकुलेट द थ्योरेटिकल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। व्हाट इज थ्योरेटिकल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी? हमें पता है कि हम 1 मोल NaCl डाले, उसके आगे का बात मेरे को नहीं पता है। कितना परसेंट डिसोसिएट किया नहीं पता। अगर कितना परसेंट डिसोसिएट किया नहीं पता तो एवरेज मॉलिक्यूलर वेट भी नहीं पता, क्योंकि हमें आयंस का भी मोल्स पता नहीं है। आर गेटिंग माय पॉइंट? सिर्फ हमें पता है कि हमने 1 मोल सल्यूट इसके अंदर डाला बस, और इसके आगे ये डिसोसिएट या एसोसिएट हो रहा है, लेकिन हमें ये पता नहीं है कि कितना परसेंट हो रहा है। तो क्या करो कि सबसे पहले आप इसी 1 मोल को मानते हुए कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी कैलकुलेट करो। दैट विल बी कॉल्ड एज थ्योरेटिकल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। Is this clear? Then observe colligative property या actual answer will be equal to a correction factor I multiplied by theoretical colligative property। एक करेक्शन फैक्टर हम लोग कैलकुलेट करेंगे और उस करेक्शन फैक्टर को थ्योरेटिकल में मल्टीप्लाई करते ही मेरा एक्चुअल आंसर तैयार। जैसे मान लो हम तुमसे बोले कि अरे NaCl में करेक्शन फैक्टर 2 है, किसी तरीके से हम कैलकुलेट कर लिए NaCl में करेक्शन फैक्टर 2 है, तो हम थ्योरेटिकली निकालते KF इंटू 1 और उसमें हम 2 मल्टीप्लाई कर देते, आंसर हो जाता KF इंटू 2। जहां मेरे को हर एक चीज के बारे में पता है वहां करेक्शन फैक्टर की आवश्यकता ही नहीं है। समझ में आ रहा है? For those solute which does not dissociate, does not associate, the correction factor is 1। जो थ्योरेटिकली है वही ऑब्जर्व्ड है। समझ में आ रहा है? लेकिन जो एसोसिएट या डिसोसिएट कर जाता है सोल्यूशन में और कितना परसेंट कर रहा है ये अगर हमें नहीं पता है तो हम लोग एक करेक्शन फैक्टर निकालते I, एंड दैट करेक्शन फैक्टर हैज टू बी मल्टीप्लाइड इन अ थ्योरेटिकल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, देन वी विल गेट द करेक्ट आंसर। करेक्ट आंसर इज ऑलवेज ऑब्जर्व। समझ में आ रहा है? सवाल में अगर किसी भी सॉल्यूशन का फ्रीजिंग पॉइंट दिया है, बॉइलिंग पॉइंट दिया है या उसका वेपर प्रेशर दिया है तो हमेशा ऑब्जर्व्ड दिया रहेगा। वो क्यों देगा थ्योरेटिकल आपको? द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ द सॉल्यूशन ऑफ MgCl2 वाज फाउंड टू बी -0.5 डिग्री सेंटीग्रेड। एक्चुअल वाला दिया है कि थ्योरेटिकल दिया है? एक्चुअल। एक्चुअल चीज दिया रहेगा, थ्योरेटिकल कैलकुलेट करना पड़ेगा। आपसे एक्सपेक्टेड क्या है? थ्योरेटिकल, और वही काम आप कर सकते हो। आप एक्चुअल कहां से निकाल लोगे? लैब है आपके पास? नहीं ना। तो थ्योरेटिकल हमेशा कैलकुलेट करना है, और ये तो यूनिवर्सल लॉ है, लॉ ऑफ मास कंजर्वेशन। जितना मास सल्यूट का हम डाले ओवरऑल उतना ही मास सल्यूट का रह भी जाएगा, चाहे वो डिसोसिएट करे या एसोसिएट करे, है कि नहीं? This correction factor is called Ventov factor.
This correction factor is called Van't Hoff factor. This correction factor is called Van't Hoff factor, and this Van't Hoff factor is I, which is basically observed colligative property upon theoretical colligative property. 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 और हमें पता है कि colligative property is directly proportional to the number of moles of solute particles. Yes or no? तो इसे हम आगे लिख सकते हैं. Observed number of moles divided by theoretical number of moles. किसका? solute का. Observed number of moles divided by theoretical number of moles of solute particle. Clear? Which is also equal to mass of solute divided by molecular weight observed, mass of solute divided by molecular weight theoretical. solute का mass थोड़ी change करेगा total, mass तो always remain conserved. हाँ, मॉलिक्यूलर वेट जरूर चेंज करेगा. अगर आप किसी सल्यूट को डिसोसिएट या एसोसिएटेड फॉर्म नहीं मानते हैं, तब जो उसका मॉलिक्यूलर वेट आता है वो कहलाता है थ्योरेटिकल मॉलिक्यूलर वेट. लेकिन अगर वो 60% डिसोसिएट कर गया, MgCl2 अगर डिसोसिएट नहीं किया तो MgCl2 का मॉलिक्यूलर वेट इज थ्योरेटिकल मॉलिक्यूलर वेट. लेकिन वही MgCl2 अगर 60% डिसोसिएट कर गया और इक्विलिब्रियम आ गया तो कुछ MgCl2 भी है, कुछ Cl- भी है और कुछ Mg2+ भी है. तो ये तीनों का मिला के एवरेज मॉलिक्यूलर वेट जो आएगा वो ऑब्जर्व्ड मॉलिक्यूलर वेट आएगा. समझ में आ रहा? अरे वही चीज जो हम लोग केमिकल इक्विलिब्रियम में पढ़े थे. अमोनिया थोड़ा सा डिसोसिएट किया नाइट्रोजन और हाइड्रोजन में और इक्विलिब्रियम आ गया. व्हाट इज द ऑब्जर्व्ड मॉलिक्यूलर वेट? इट इज द एवरेज मॉलिक्यूलर वेट ऑफ अमोनिया, नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन. एवरेज मॉलिक्यूलर वेट कैसे निकालते हैं? N1 M1 प्लस N2 M2 प्लस N2 N3 M3 होल डिवाइड बाई N1 प्लस N2 प्लस N3. ये बन जाएगा मॉलिक्यूलर वेट थियोरेटिकल अपॉन मॉलिक्यूलर वेट ऑब्जर्व्ड बोलो या एवरेज बोलो. ओके, लेट अस कंसिडर अ इलेक्ट्रोलाइट या सोल्यूट विच पार्शियली डिसोसिएट्स इन सोल्यूशन. MxNy अगर कोई एक सल्यूट है जो पार्शियली डिसोसिएट करता है x ऑफ My प्लस में और y ऑफ Nx माइनस में, पार्शियली डिसोसिएट करता है. टाइम t इक्वल टू 0 में तो इसके A0 मोल्स लिए गए थे, तो ऑब्वियसली A0 मोल इज थियोरेटिकल मोल. A0 मोल इज A0 मान के हम कोई भी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी कैलकुलेट करेंगे वो थियोरेटिकल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी होगा. उसमें मेरे को करेक्शन फैक्टर मल्टीप्लाई करना पड़ेगा आई, तब जाके करेक्ट आंसर आएगा. नहीं समझ रहे? अगर हम A0 मोल MxNy एक सोल्यूट को वाटर में डिसॉल्व किए, उसके आगे मेरे को कुछ नहीं पता है, हम A0 मानते हुए सारे कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी कैलकुलेट कर दिए. तो कौन सा कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी कैलकुलेट किए? थियोरेटिकल की ऑब्जर्व्ड. उसके बाद मेरे को आई निकाल के मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ना यार. ठीक है, मान लेते हैं इक्विलिब्रियम पे. ये इक्विलिब्रियम पे A0 इंटू 1 माइनस अल्फा x इंटू A0 अल्फा y इंटू A0 अल्फा. देन व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑब्जर्व्ड? व्हाट विल बी द टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट पार्टिकल ऑब्जर्व्ड? ये तो थियोरेटिकली A0 था. एक्चुअली कितने सल्यूट के मोल्स के सल्यूट पार्टिकल के कितने मोल्स हैं? तीनों को जोड़ेंगे. तीनों को जोड़ोगे तो आ जाएगा A0 प्लस A0 अल्फा कॉमन ले लिए तो x प्लस वाई माइनस 1. इसी x प्लस वाई को हम नाम दे रहे हैं n. तो n बिल्कुल क्लियर रहना. किसी भी इलेक्ट्रोलाइट को पहले तो ब्रेक करना. ब्रेक करके जो कटायन और अनायन का कोफिशिएंट आएगा उसका सम n है. समझ में आ रहा है? तो अल्टीमेटली n ऑब्जर्व्ड निकल गया. n थियोरेटिकल कितना है? A0. तो I क्या आ जाना चाहिए? ऑब्जर्व्ड नंबर ऑफ मोल्स डिवाइडेड बाय थियोरेटिकल नंबर ऑफ मोल्स.
observed is A naught plus A naught alpha into n minus 1 divided by A naught. कट गया, I आ जाएगा 1 plus n minus 1 into alpha, where alpha is the percent dissociation. अगर कोई इलेक्ट्रोलाइट 63% डिसोसिएटेड है तो अल्फा कितना 0.63. अगर कोई इलेक्ट्रोलाइट 100% डिसोसिएटेड है तो अल्फा का वैल्यू कितना आ जाएगा 1. क्लियर है ये चीज? तो आई इज ऑलवेज इक्वल टू 1 प्लस n माइनस 1 इंटू अल्फा. और यही आई को हम लोग कहां मल्टीप्लाई कर देंगे? थियोरेटिकल में. तो जाकर आएगा करेक्ट आंसर. करेक्ट आंसर कौन सा होता? ऑब्जर्व्ड, एक्चुअल, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी. समझ में आ रहा है? और वही अगर कोई इलेक्ट्रोलाइट वाटर में जाते ही या सॉल्वेंट में जाते ही अगर एसोसिएट हो गया, Na is becoming An, n mole associates to form 1 mole. अगर n का वैल्यू 2 है तो डाइमराइजेशन, 3 है ट्राइमराइजेशन. तो यहां तो नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल घटेगा ना यार. यहां पर भी वैसे t इक्वल टू 0 पे A नॉट, इक्विलिब्रियम पे A नॉट इंटू 1 माइनस अल्फा, इधर लिखेंगे A नॉट अल्फा बाई n. तो इस केस में I का आ जाएगा A नॉट माइनस A नॉट अल्फा प्लस A नॉट अल्फा अपॉन n डिवाइडेड बाई A नॉट. तो अल्टीमेटली यहां पर I आएगा 1 प्लस 1 बाई n माइनस 1 इंटू अल्फा. अब यहां का n क्या है? डाइमराइजेशन है कि ट्राइमराइजेशन है कि टेट्रामराइजेशन है? अगर डाइमराइज करता है तो n का वैल्यू 2, ट्राइमराइज करता है तो n का वैल्यू 3. तब जाके I निकालेंगे. I निकालने के बाद थ्योरेटिकल में मल्टीप्लाई करेंगे, एक्चुअल आंसर आएगा. सो बेसिकली I is 1 प्लस n माइनस 1 इंटू अल्फा डिसोसिएशन में, 1 प्लस 1 अपॉन n माइनस 1 इंटू अल्फा एसोसिएशन में. ये तो फॉर्मूला है. I is also equal to observed colligative property upon theoretical colligative property. I is also equal to observed number of moles upon theoretical number of moles. I can also be written in many forms. I can also be written molality observed upon molality theoretical. अरे ऊपर नीचे अगर हम 1000 ग्राम सॉल्वेंट से डिवाइड कर देंगे तो ये बन जाएगा ऑब्जर्व्ड मोलालिटी अपॉन ऑब्जर्व थियोरेटिकल मोलालिटी. क्लियर है? इज इट क्लियर? सवाल लिखो. थोड़ा जल्दी जल्दी. तब बोला जाता है जब उनका ऑस्मोटिक प्रेशर बराबर हो. आइसोटोनिक सोल्यूशन, देयर ऑस्मोटिक प्रेशर्स आर इक्वल. अगर अनइक्वल है तो जिसका ऑस्मोटिक प्रेशर ज्यादा वो हाइपरटोनिक और जिसका कम वो होता है हाइपोटोनिक. सर ये टर्म सवाल लिखो. द डिग्री ऑफ डिसोसिएशन ऑफ कैल्शियम नाइट्रेट, द डिग्री ऑफ डिसोसिएशन ऑफ कैल्शियम नाइट्रेट CaNO3 होल ट्वाइस. द डिग्री ऑफ डिसोसिएशन ऑफ कैल्शियम नाइट्रेट in aqueous solution containing 7 gram of the salt, in aqueous solution CaNO3 whole twice. The degree of dissociation of calcium nitrate in a dilute aqueous solution containing 7 gram of salt per 100 gram water, per 100 gram water is 70% at 100 degrees centigrade.
Calculate the vapor pressure of this solution. Calculate the vapor pressure of this solution. Agla, the freezing point of a solution. Next question. The freezing point of a solution containing 0.2 gram of acetic acid. The freezing point of a solution containing 0.2 gram of acetic acid in 20 gram of benzene. The freezing point of a solution containing 0.2 gram of acetic acid in 20 gram of benzene is lowered by 0.45 degrees centigrade. Calculate the degree of dimerization of acid in benzene. Calculate the degree of dimerization of acid in benzene. Calculate the degree of dimerization of acid in benzene. Kf value, Kf 5.12, Kf 5.12. अगला सवाल, a 1.2 W/V% solution, 1.2 W/V% solution of NaCl is isotonic with a 1.2 W/V% solution of NaCl is isotonic with 7.2 W/V%. 7.2 W/V% solution of glucose. Calculate I and alpha of NaCl. अगला सवाल, the complex K4FeCN6. The complex K4FeCN6 is 45% dissociated in water. The complex K4FeCN6 is 45% dissociated in 0.1 molal. In 0.1 molal aqueous solution at 25 degrees centigrade. Kf का वैल्यू 1.86. Calculate the freezing point and osmotic pressure of this solution. Calculate the freezing point and osmotic pressure of this solution. जल्दी करो. सोल्यूशन एंड क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी में एक छोटा सा लॉ बच गया है, हेनरीज लॉ, गैस प्लस लिक्विड. ज्यादा 15-20 मिनट का डिस्कशन है वो हम लोग अगले क्लास में कंप्लीट करते हुए सॉलिड स्टेट स्टार्ट कर देंगे. नेक्स्ट क्लास, आफ्टर कंप्लीटिंग द सॉलिड स्टेट आई विल स्टार्ट द डिस्कशन. लेक्चर बंद नहीं होगा, जैसे चल रहा है रेगुलर लेक्चर वैसे ही चलेगा और हर लेक्चर में डिस्कशन होगा. सॉलिड स्टेट के बाद सर्फेस केमिस्ट्री पढ़ाया जाएगा ना यार, कंबाइन करके बताया ना तुम लोग को. पहले सॉलिड स्टेट पढ़ना, सोल्यूशन का सवाल करना, दिए ना सवाल कर निकालना आंसर. पहला सवाल क्या है, कौन सा वाला है? द डिग्री ऑफ डिसोसिएशन ऑफ कैल्शियम नाइट्रेट कंटेनिंग 7 ग्राम ऑफ सॉल्ट पर 100 ग्राम ऑफ वाटर is 70% at 100 डिग्री सेंटीग्रेड. सवाल पढ़ के आपको ये पहचान लेना है कि कौन सा ऑब्जर्व्ड डेटा है और कौन सा थियोरेटिकल डेटा है.
solution containing 7 gram CaNO3 का whole twice per 10 ग्राम की 100 पर 100 ग्राम वाटर 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे इसका अल्फा दे रखा है कितना 70% 0.7. कैलकुलेट द वेपर प्रेशर ऑफ दिस सोल्यूशन. यही है कैलकुलेट द वेपर प्रेशर ऑफ दिस सोल्यूशन. तो ऐसे समझना 7 ग्राम को अगर हम कैल्शियम नाइट्रेट का मॉलिक्यूलर वेट से डिवाइड करेंगे दैट इज 40 कैल्शियम का नाइट्रोजन 14 to 28 प्लस 16 6 96. अगर मैं इससे डिवाइड करूंगा तो मुझे A0 मोल्स पता चलेगा किसका कैल्शियम नाइट्रेट का. ये थियोरिटिकल है कि ऑब्जर्व्ड है. ऑब्वियसली थियोरिटिकल है. ऑब्वियसली थियोरिटिकल है. ये बात समझ में आ रहा है. अगर 100 ग्राम में इतना मोल है तो 1000 ग्राम में कितना मोल होगा. 1000 ग्राम में कितना मोल होगा इंटू 10 करेंगे तो ये हो जाएगा 70 अपॉन 8 6 14 for 1 9 2 11 for 15 and 116. नहीं, हाँ सही है. ये निकला 100 ग्राम वाटर में निकल गया इतने मोल तो यही निकला मोलालिटी. मोलालिटी निकाले पहले सोल्यूशन का. थियोरिटिकल निकला कि ऑब्जर्व. अभी तक सब थियोरिटिकल. अभी हम कहां मान के चल रहे कोई डिसोसिएशन एसोसिएशन. समझ में आ रहा बात. अब हम कैल्शियम नाइट्रेट को ब्रेक करेंगे. ये ब्रेक होगा Ca2 प्लस और 2NO3 माइनस में N का वैल्यू 3. ये बात समझ में आ रहा है. N का वैल्यू 3 कैसे लिए. हम निकालना चाह रहे हैं I करेक्शन फैक्टर 1 प्लस N माइनस 1 इंटू अल्फा 2 1.4 प्लस 1. I का वैल्यू आया 2.4. हमसे पूछा जा रहा है वेपर प्रेशर ऑफ द सोल्यूशन. थियोरिटिकल की ऑब्जर्व. थियोरिटिकल क्यों पूछेगा. कैलकुलेट द वेपर प्रेशर ऑफ द सोल्यूशन. ऑब्वियसली ऑब्जर्व्ड वेपर प्रेशर इज ऑलवेज द फाइनल आंसर. ऑब्जर्व्ड वेपर प्रेशर पूछा जा रहा है तो हम लोग निकालेंगे ऑब्जर्व्ड मोलालिटी which is I into M theoretical 2.4 into 70 by 164. ये निकला एक्चुअल मोलालिटी सोल्यूशन का. और उसके बाद लगाएंगे 760 माइनस P अपॉन P इज इक्वल टू 2.4 into 70 by 164 into 0.018. P0 माइनस P अपॉन P0. टेम्परेचर कितना 100 डिग्री सेंटीग्रेड. तो 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे वाटर बॉइलिंग पॉइंट 760 P0. P0 माइनस P अपॉन P इज मोलालिटी इंटू मॉलिकुलर वेट ऑफ सॉल्वेंट इंटू किलोग्राम. द मोलालिटी शुड बी एक्चुअल ऑब्जर्व्ड मोलालिटी. तब जाके ये आंसर सही आएगा. समझ में आया. अप्रोच को सीखो. सवाल से सीखे. अगला सवाल करो. एसिटिक एसिड और बेंजीन का सॉल्यूशन का फ्रीजिंग पॉइंट 0.45 से लोअर हो जाता है. अगला सवाल यही है ना. पहले ये कॉपी करो समझ के. आई निकाले. पहले हम थियोरेटिकल मोलालिटी निकाले फिर आई निकाल के थियोरेटिकल मोलालिटी में मल्टीप्लाई कर दी. 760 क्यों लिए. टॉपिक खत्म होने वाला इसलिए लिए. सौ डिग्री सेंटीग्रेड पे सोल्यूशन तो 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे मेरे को मानना पड़ेगा सॉल्वेंट. और सॉल्वेंट है यहां वाटर.
वाटर का 100 डिग्री बॉइलिंग पॉइंट होता है और बॉइलिंग पॉइंट पे किसी भी लिक्विड का वेपर प्रेशर 760 होता है। हाँ बोलिए, ठीक है। द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ अ सोल्यूशन कंटेनिंग 0.2 ग्राम ऑफ एसिटिक एसिड इन 20 ग्राम ऑफ बेंजीन, 0.2 ग्राम CH3COOH प्लस 20 ग्राम ऑफ C6H6 लिक्विड। इसका फ्रीजिंग पॉइंट डेल्टा TF 0.45 डिग्री है। अब यह डेल्टा TF थ्योरेटिकल दिया है कि ऑब्जर्व? तो मान लो थोड़ी देर के लिए थ्योरेटिकल दिया है, तो मान लो अगर थ्योरेटिकल दिया है तो तुम क्या करोगे? डांस? सोचने वाली बात है। ये सवाल है तुम क्या करोगे? तो कोई भी सॉल्यूशन से रिलेटेड उसका टेम्परेचर, उसका डिप्रेशन, उसका एलिवेशन, उसका ऑस्मोटिक प्रेशर, ये सब ऑब्जर्व दिया रहेगा। थ्योरेटिकल आपको कैलकुलेट करना है। जैसे थ्योरेटिकल देख हम लोग कैलकुलेट किए यहां तक, समझा रहा? थ्योरेटिकल कैलकुलेशन आपसे करवाएगा, ऑब्जर्व देगा ताकि आई निकले फिर अल्फा निकले। तो एक सोल्यूशन है एसिटिक एसिड और बेंजीन का जिसका फ्रीजिंग पॉइंट 0.45 डिग्री से लोअर्ड, कम हो जाता है। डेल्टा TF दिया, ये ऑब्जर्व्ड है, ठीक है। कैलकुलेट द डिग्री ऑफ डिसोसिएशन ऑफ द एसिटिक एसिड इन बेंजीन, अल्फा निकालना है। लेकिन डिग्री ऑफ डाइमराइजेशन, अल्फा निकालना है एसोसिएशन वाला, है कि नहीं? डाइमराइजेशन बोला तो n का वैल्यू 2 हो गया। अल्फा निकालने के लिए मुझे I चाहिए, I के लिए ऑब्जर्व्ड अपॉन थ्योरेटिकल चाहिए। तो ऑब्जर्व्ड दिया है, हम थ्योरेटिकल निकालेंगे। ये डेल्टा TF दिया ऑब्जर्व, आई विल कैलकुलेट व्हाट इज डेल्टा TF थ्योरेटिकल। थ्योरेटिकल कितना? तो थ्योरेटिकली देखो हम कैसे निकाल रहे हैं। हम नहीं जानते क्या हुआ एसिटिक एसिड के साथ, सीधे डिवाइड कर दिए, 60 से बन गया मोल एसिटिक एसिड का। 20 ग्राम में इतना मोल, तो 1000 ग्राम में कितना मोल? 1000 ग्राम में 0.2/60 डिवाइडेड बाई 20 इंटू 1000। ये क्या निकाला मैंने? 1000 ग्राम सॉल्वेंट में मोल निकाले तो क्या निकाले? मोलालिटी। बट दिस मोलालिटी इज थ्योरेटिकल मोलालिटी। हम कुछ भी नहीं माने एसोसिएशन, ठीक है? समझ में आ रहा? डेल्टा TF थ्योरेटिकल विल बी इक्वल टू KF का वैल्यू दिया है, कितना दिया? 5.12 KF दे रखा है। डेल्टा TF इज KF इंटू M, दैट इज 0.2/60 इंटू 1/20 इंटू 10 की पावर 3। डेल्टा TF थ्योरेटिकल निकल गया, डेल्टा TF ऑब्जर्व निकल गया। डेल्टा TF ऑब्जर्व्ड अपॉन डेल्टा TF थ्योरेटिकल। ऑब्जर्व्ड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी अपॉन थ्योरेटिकल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी ही I होता है, और इस केस में I जो होगा 1 + 1/2 - 1 इंटू अल्फा। अल्फा विल बी डिग्री ऑफ डाइमराइजेशन, अल्फा विल बी डिग्री ऑफ डाइमराइजेशन। अगला सवाल,